स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का साइंस दीवाने विद्याकुल परिवार में। मैं शालिनी, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर, आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 4 प्राणी जगत का दूसरा संघ के बारे में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं संघ सिलेंट्रेटा के। इससे पहले हमने पॉरीफेरा संघ के बारे में बहुत अच्छे से उसके सभी गुणों के बारे में पढ़ लिया था और साथ ही साथ हमने लास्ट क्लास में एग्जाम्पल भी देख लिए थे। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक वो क्लासेस नहीं ली है, आप जल्दी से प्ले लिस्ट में जाकर के वो वीडियोज जरूर देख लीजिए, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संघ सिलेंट्रेटा के बारे में। सभी को पता होना चाहिए ये जो 11 फाइलम है, आपको इनको सीक्वेंस से याद करना है। जैसे कि हमने संघ पहले पॉरीफेरा के बारे में पढ़ा, उसके बाद आज की क्लास में हम संघ सिलेंट्रेटा के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर अगली क्लास में हम टिनोफोरा के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से भी आपको जो ये 11 संघ है लाइन वाइज तरीके से याद हो जाने चाहिए। तो आज की क्लास में हम संघ सिलेंट्रेटा के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या इनके लक्षण होते हैं, किस तरीके से ये एक अलग प्राणी की श्रेणी में आ गए हैं, इसके कारण हमने इनको संघ सिलेंट्रेटा में रखा। संघ सिलेंट्रेटा का ही दूसरा नाम नाइडेरिया भी है, तो हम ये भी पता करेंगे कि आखिर इसका जो दूसरा नाम नाइडेरिया रखा है वो क्यों रखा गया है। तो चलिए फिर बिना देरी के साथ हम संघ सिलेंट्रेटा के कुछ लक्षणों को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि संघ सिलेंट्रेटा के हम किसके बारे में देखेंगे, पहले हम अपने लक्षणों को पढ़ेंगे और फिर हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी लाइन को पढ़ेंगे, ताकि आपको क्या हो जाए, एक बार रिवीजन भी हो जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं संघ सिलेंट्रेटा, यानी कि जिसे हम नाइडेरिया भी कहते हैं, ठीक है, फाइलम सिलेंट्रेटा, संघ सिलेंट्रेटा, जिसे हमने क्या कहा, नाइडेरिया भी कहा, ठीक है। क्यों इसका नाम नाइडेरिया पड़ा, ये भी हम बात करेंगे। सबसे पहला हम पॉइंट याद करेंगे, इसके लक्षणों में पहला पॉइंट आ जाता है इसके आवास की। हम जब बात करते हैं तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जितने भी सिलेंट्रेटा संघ के जीव होते हैं वो सारे के सारे कहाँ उपस्थित होते हैं, जल में उपस्थित होते हैं, और मोस्टली सबके सब कहाँ होंगे, समुद्री जल में उपस्थित होते हैं। यानी कि आवास स्थान क्या होता है इनका, समुद्री जल होता है, या हम कह सकते हैं लवणीय जल होता है। लेकिन जिस तरीके से पॉरीफेरा में आपने एक अपवाद पढ़ा था कि यहाँ पर क्या है, जो हमारा स्पॉन्जिला था वो स्वच्छ जल में उपस्थित होता है, ठीक उसी तरीके से सिलेंट्रेटा में भी आपको एक और सिलेंट्रेटा का नाम याद रखना है, जिसका नाम है हाइड्रा। और ये जो हाइड्रा होता है ये कहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा, ये स्वच्छ जल में आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी बात हम करते हैं कि आखिर ये कैसे जीवी होते हैं, तो मुक्त तैरने वाले जीव होते हैं, ठीक है। कैसे होंगे, मुक्त तैरने वाले प्राणी होते हैं, यानी कि जल में क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं, ठीक है, वाले प्राणी है, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, वाले प्राणी, क्लियर, इतनी बात ध्यान रखनी है। उसके बाद हम अगर वर्गीकरण के आधार से इनको देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो सिलेंट्रेटा संघ के प्राणी होते हैं उनके शरीर में जो संगठन उपस्थित होता है वो कैसा होता है, हमने बिल्कुल अच्छे से पढ़ा है कि ऊतक स्तर का संगठन उपस्थित होता है, अर्थात इनकी शारीरिक संरचना में इनकी जो कोशिकाएं होती है वो क्या है, समूह बना करके रहती है, ऊतकों का निर्माण कर रही है। तो इनके शरीर में आपको ऊतक देखने के लिए मिलते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि सिलेंट्रेटा संघ के प्राणियों में ऊतक स्तर का संगठन उपस्थित होता है। उसके बाद हम देखते हैं इनमें क्या उपस्थित होती है, समिति भी आपको देखने के लिए मिलती है। तो समिति की जब हम बात करते हैं तो इसमें आपको आर्य समिति देखने के लिए मिलती है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं जब इनके भ्रूण को हम देखते हैं तो भ्रूण में देखो इसकी क्या होती है, 2 लेयर होती है, ठीक है। जो इसका विकसित भ्रूण होता है उसमें क्या होंगी, 2 जर्म लेयर होती है, ठीक है, 2 जर्म लेयर होती है, ठीक है। इस कारण हम इसको क्या कहेंगे, द्विकोरिक प्राणी कहते हैं। यानी कि ये कैसे होते हैं, द्विकोरिक प्राणी होते हैं। इनमें क्या होगा, एक्टोडर्म होता है, ठीक है, क्या होगा, एक्टोडर्म होता है, और क्या होगा, एंडोडर्म उपस्थित होता है, एंडोडर्म उपस्थित होता है, ठीक है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ठीक। ये आपने ध्यान रखना है। अगर उसमें भ्रूणीय विकास की क्रिया में जब एक्टोडर्म एंडोडर्म का निर्माण हो रहा है तो ये क्या है, द्विकोरिक प्राणी होंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आखिर इनमें पाचन कैसा उपस्थित होता है, यानी कि इसके बारे में कहा जाता है कि ये क्या होते हैं, अंतःकोशिकीय प्राणी होते हैं। अंतःकोशिकीय होते हैं वो क्या होंगे, वह अंतराकोशिकीय प्राणी होते हैं, अंतराकोशिकीय प्राणी होते हैं। अब इसका मतलब क्या है, कोशिकीय
प्राणी होते हैं। अर्थात यहाँ पर उनके किसकी बात कर रहे हैं, पाचन की बात कर रहे हैं। ठीक है, पाचन की बात कैसे कर रहे हैं, देखो जो सिलेंट्रेटा संघ के कुछ जीव होते हैं वो क्या करते हैं, अपने भोजन का जैसे उन्होंने अंतःग्रहण करा और शरीर के अंदर ही उन्होंने पाचन की क्रिया करी। ठीक है, अगर वो इस प्रकार की क्रिया कर रहे हैं तो हम कहेंगे वो क्या कर रहे हैं, अंतः कोशिकीय पाचन कर रहे हैं। लेकिन जब वो क्या करते हैं, माना बाद उनके सामने भोजन है और वो अपने अंदर के एंजाइम्स को निकाल करके उस भोजन के ऊपर डाल रहे हैं और उसके पश्चात एंजाइम्स उस भोजन को वहीं पचा रहा है और फिर वो क्या कर रहे हैं, उस भोजन का अंतःग्रहण कर रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि वो कैसा पाचन कर रहे हैं, अंतःकोशिकीय पाचन कर रहे हैं। तो इस आधार पे ही हमने उनको क्या कहा कि वो अंतःकोशिकीय और अंतरकोशिकीय प्राणी होते हैं। ये बात आप सभी को क्लियर होनी चाहिए। आगे हम देखेंगे और क्या संरचना होती है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर बात करनी है किस चीज की, हम यहाँ पर बात करते हैं कि आखिर जो हमारे सिलेंट्रेटा संघ है उनको हम क्या बोलते हैं, नाइडेरिया संघ क्यों कहते हैं, उसका दूसरा नाम नाइडेरिया क्यों है ना। माना बात मैंने यहाँ पर एक जेलीफिश को बना दिया, ये क्या है, एक जेलीफिश है जो कि सिलेंट्रेटा की ही एक एग्जाम्पल आती है। ठीक है, सिलेंट्रेटा संघ की ही ये क्या है, एक एग्जाम्पल के अंतर्गत आता है। ठीक है, हमने देखा कि ये जो जेलीफिश है, ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं जब इसकी आंतरिक संरचना को देखोगे तो इसके मध्य में क्या उपस्थित होती है, एक गुहा उपस्थित होती है। एक गुहा यानी कि वो खाली स्थान उपस्थित होता है। उस गुहा को क्या कहते हैं, उस गुहा को कहते हैं सिलेंट्रॉन गुहा कहते हैं। ठीक है, सिलेंट्रॉन गुहा कहते हैं, ये ध्यान रखना है। ये गुहा क्या है, सिलेंट्रॉन गुहा होती है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि सिलेंट्रेटा संघ के जीवों में कौन सी गुहा उपस्थित होती है, सिलेंट्रॉन गुहा होती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। ठीक, साथ ही साथ आप देख सकते हो कि इसमें क्या होंगी, कुछ कोशिकाएं इस तरीके से शरीर से बाहर निकली हुई है ना। तो इन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, दंश कोशिका कहते हैं। दंश कोशिका कहते हैं या हम इसको क्या कहेंगे, नाइडोब्लास्ट कहते हैं। नाइडोब्लास्ट कहते हैं। तो इसी कारण ये जो नाइडोब्लास्ट, ये जो दंश कोशिका इनके शरीर में उपस्थित है ना, इसी की उपस्थिति के कारण हम इनको क्या कहते हैं कि ये जो प्राणी होते हैं इसका दूसरा नाम क्या है, नाइडेरिया है। तो सिलेंट्रेटा संघ को ही नाइडेरिया कहने के पीछे यही कारण है कि इनमें नाइडोब्लास्ट की उपस्थिति होती है, इन कोशिकाओं की उपस्थिति होती है। और ये जो कोशिकाएं होती है ये इनको मदद करती है किस लिए, शिकार पकड़ने में, यानी कि भोजन ग्रहण करने में, शिकार पकड़ने में मदद करती है। ठीक है, बहुत महत्व होता है इन दंश कोशिकाओं को शिकार पकड़ने में। ठीक है, साथ ही साथ हमने बात करी थी और इनकी रक्षा के लिए, ठीक है, इनको गमन के लिए, ये गमन करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। तो ये जो दंश कोशिकाएं हैं इनका बहुत ज्यादा महत्व है, इसीलिए इनका नाम दूसरा नाइडेरिया पड़ा है, क्योंकि इनको हम क्या कहते हैं, नाइडोब्लास्ट कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई है। तो इस तरीके से आपने देखा कि सिलेंट्रेटा संघ के कुछ क्या है, ये गुण है। ठीक है, अब जब भी आप सिलेंट्रेटा संघ के प्राणियों को देखते हैं तो सिलेंट्रेटा संघ के जो प्राणी होते हैं उनकी शारीरिक संरचना के आकार दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने, शरीर जो आकार होता है, शरीर का आकार जो होता है फाइलम सिलेंट्रेटा का, वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, दो प्रकार का कौन कौन सा होता है, एक प्रकार होता है कैसा, छत्राकार, छाते की जैसी संरचना। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और दूसरा कैसा होता है, बेलनाकार। ठीक है, दूसरा कैसे होगा, बेलन की आकृति का कैसा होगा, बेलनाकार होता है। छत्रा कैसे होता है, इस तरीके से होता है ना छाता, ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो छत्राकार संरचना होती है इस संरचना को हम क्या कहेंगे, इस संरचना को कहते हैं मेड्यूसा। ठीक है, ये जो छत्राकार संरचना होती है इस संरचना को कहते हैं मेड्यूसा। और जो बेलनाकार संरचना होती है इस संरचना को हम कहते हैं पॉलिप। ठीक है, तो ये बात आप सभी ने ध्यान रखनी है, छत्राकार संरचना मेड्यूसा और बेलनाकार संरचना को पॉलिप कहते हैं। छत्राकार यानी कि मेडूसा का अगर आप एग्जाम्पल याद रखोगे तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल याद रखना है किसका, जेलीफिश का। किसका याद रखोगे, जेलीफिश का एग्जाम्पल आपने ध्यान रखना है। ठीक है, और जो बेलनाकार संरचना होती है उसका आपको एग्जाम्पल याद रखना है किसका, हाइड्रा का। ठीक है,
हाइड्रा का। तो यानी कि जब आप देखोगे जो अलग अलग प्रकार के सिलेंट्रेटा समुद्रों में आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो वो दो आकृति के दिख सकते हैं, या तो वो बेलनाकार हो सकते हैं या तो वो छत्राकार हो सकते हैं। तो इस प्रकार की जो संरचना है, इससे आप देख करके समझ जाओगे कि ये किस में आ जाता है, ये सिलेंट्रेटा संघ के प्राणी के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपने पहचानना है पॉलिप कैसी संरचना है। ये पॉलिप जो है वो एक बेलनाकार संरचना है। मेडूसा कैसी संरचना है, जो मेडूसा है वो एक छत्राकार संरचना है। क्लियर हो गया। फिर हमने देखा कि आखिर ये अपनी संतति का निर्माण कैसे करते हैं। आखिर जो हमारे सिलेंट्रेटा है उनमें जनन किस प्रकार से होता है। तो देखिए, इनमें जनन क्या होता है, इनमें अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, इनमें क्या होगा, अलैंगिक जनन की क्रिया होती है। ठीक है, और साथ ही साथ लैंगिक जनन की क्रिया भी होती है। ठीक है, लैंगिक जनन की क्रिया भी होती है, जनन भी होता है। जब हम अलैंगिक जनन की बात करते हैं, तो ये जो अलैंगिक जनन होता है, ये इनके शरीर में या तो कैसा होगा, विखंडन के द्वारा होगा। ठीक है, यानी कि एक ही जनक के द्वारा ही नई संतति का निर्माण होगा। इनका जो जनक है वो टूट गया, फिर उससे नए सिलेंट्रेटा का निर्माण हो गया, है ना। या फिर क्या होगा, मुकुलन के द्वारा हो सकता है। मुकुलन का एग्जाम्पल आप हाइड्रा में देखते हो, है ना। एक मुकुल उत्पन्न हो जाती है और फिर वो मुकुल टूट जाएगी, आगे चल करके वही क्या हो रहा है, जो मुकुल है वही एक नई संतति में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, साथ ही साथ कभी कभी इनमें देखने के लिए मिलता है पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन यानी कि रीजनरेशन देखने के लिए मिलता है। एक जीव शरीर का, जनक का शरीर किसी कारणवश से टूट जाता है और वो टूटा हुआ टुकड़ा ही नई क्या करेगा, नई संतति का निर्माण करता है। तो ये सब आपने क्लास 10th में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा। ये क्लियर है आप सभी को, है ना। अगर लैंगिक जनन की बात करते हैं, तो लैंगिक जनन में डेफिनेटली यहाँ पर क्या बन रहा होगा, नर युग्मक बन रहा होगा। अर्थात इनमें क्या होगी, नर संरचना भी होगी और क्या होगी, कहीं ना कहीं मादा संरचना भी होगी, है ना। तो ये जो नर संरचना, नर युग्मक, मादा संरचना, मादा युग्मक का निर्माण करेंगी और ये जब युग्मक क्या होंगे, आपस में संलयन की क्रिया करेंगे। उसके पश्चात यहाँ पर क्या होता है, एक नए संतति का निर्माण होता है, नई संतति का निर्माण होगा, है ना। संलयन से युग्मनज बना, फिर क्या बन रहा है, भ्रूण बन रहा है। भ्रूण में कैसे, भ्रूण का जो विकसित हो रहा है, भ्रूण कैसा हो रहा है, द्विकोरिक बना रहा है, 2 लेयर का निर्माण कर रहा है और उसके पश्चात एक नई संतति, एक नई सिलेंट्रेटा का निर्माण हो रहा है। तो ये सारे के सारे जो गुण थे वो हमारे किसके थे, सिलेंट्रेटा संघ के गुण थे। आपको क्लियर हो गया होगा। एक एक करके अगर हम देखें तो हमने देखा कि जो सिलेंट्रेटा संघ के जीव होते हैं वो कैसे होंगे, समुद्री जीव होते हैं। मात्र एक जीव जो हाइड्रा होता है वो स्वच्छ जल में आपको देखने के लिए मिलता है। फिर हमने देखा जो सिलेंट्रेटा संघ के जीव होते हैं, इनका शरीर में संगठन ऊतक स्तर का उपस्थित होता है, द्विकोरिक जीव होते हैं, समिति उपस्थित होती है। साथ ही साथ जब हमने देखा ये कैसे होंगे, मुक्त जीवी होते हैं। फिर हमने देखा कि इनके शरीर में सिलेंट्रॉन गुहा उपस्थित होती है, दंश कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण, जिन्हें हम नाइडोब्लास्ट भी कहते हैं, इनकी उपस्थिति के कारण इनका दूसरा नाम क्या है, नाइडेरिया भी है। फिर हमने आगे देखा कि जो हमारे सिलेंट्रेटा संघ होते हैं, इनके जो शरीर का आकार होता है वो 2 प्रकार का होता है, पॉलिप और मेडूसा। पॉलिप की हम बात करेंगे तो ये बेलनाकार संरचना होती है, मेडूसा एक छत्राकार संरचना होती है। हमने देखा जो सिलेंट्रेटा संघ के प्राणी है वो अपने नई संतति का निर्माण कैसे करते हैं, अलैंगिक जनन के द्वारा भी करेंगे, लैंगिक जनन के द्वारा भी करेंगे। जब अलैंगिक जनन के द्वारा करेंगे तो इसमें वो अलग विधियों का प्रयोग करते हैं, अलग अलग जीव अलग अलग विधियों का प्रयोग करेंगे। कुछ मुकुलन के द्वारा करते हैं, कुछ पुनरुद्ध भवन के द्वारा करते हैं और कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो क्या करेंगे, विखंडन कर लेते हैं। और लैंगिक जनन में तो 100% यहाँ पर क्या होगा, इनके जो युग्मक होंगे उनका आपस में संलयन होगा, युग्मनज बनेगा, भ्रूण बनेगा और फिर एक नई संतति का निर्माण होगा। तो इस तरीके से हमने पूरे सिलेंट्रेटा संघ के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अब अगर एक बार एनसीईआरटी लाइन को हम क्या करते हैं, यहाँ पर रिवाइज करते हैं, तो देखिए आपको काफी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, क्या क्या देखा हमने अब तक, हमने देखा कि जो हमारे सिलेंट्रेटा संघ के जीव है, ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे। ठीक है, तो देखो ये क्या होंगे, अधिकांश जलीय होते हैं, समुद्र में होते हैं, है ना, मुक्त तैरने वाले होंगे, समिति प्राणी होते हैं। ठीक है, नाइडेरिया नाम क्या होता है, इनकी दंश कोशिका और
क्या नाइडोप्लास्ट, यानी कि जिसे हम निमेटोब्लास्ट से बना हुआ होता है, इसके कारण ही इनका नाम क्या पड़ा है, नाइडीरिया पड़ा है। और ये कोशिकाएं स्पर्शकों और शरीर में अन्य स्थानों पर भी पाई जाती है। ठीक है, शरीर के हर भाग में, यहाँ आप देख रहे हो तो अलग अलग स्थानों में आपको ये दंश कोशिकाएं नजर आ रही है। ठीक है, दंश कोरक जो होते हैं वो क्या कर रहे हैं, रक्षा के लिए, शिकार पकड़ने में क्या कर रहे हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं। ठीक है, नाइडीरिया में देखो क्या है, ऊतक स्तर का शारीरिक संगठन उपस्थित होता है। कैसे जीव होंगे, द्विकोरिक होते हैं। साथ ही साथ इनमें क्या होगी, इन प्राणियों में केंद्रीय जठर संवहनी, ठीक है, जिसे हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कहते हैं, गुहा भी पाई जाती है, जो कि कहाँ उपस्थित होगी, अधोमुख में। ठीक है, यहाँ पर उपस्थित होती, यानी कि इसका मुख यहाँ पर है, तो इसी के अंदर क्या होगी, यहाँ पर इसकी ये जो केंद्रीय जठर संवहनी है ये उपस्थित होती है। इसका ये अधोमुख है, वहां क्या है, इसकी केंद्रीय जठर संवहनी उपस्थित है। इतनी बात क्लियर, ये आप पढ़ चुके हो। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। फिर आगे देखेंगे, वही बात हम देखते हैं कि आगे क्या बता रहा है। आगे और गुणों को हम देखेंगे तो देखो इनमें क्या है, इनमें ये अंतःकोशिका और अंतरकोशिका दोनों प्रकार का होता है। इनमें पाचन जो होता है वो अंतरकोशिका भी होगा और अंतराकोशिका भी होता है। तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अंतः यानी कि शरीर के अंदर पाचन की क्रिया हो रही है, और अंतर यानी कि वो क्या कर रहे हैं, भोजन के ऊपर अपने एंजाइम्स को गिरा रहे हैं, पाचन वहां हो गया, फिर उसके बाद उसका अंतःग्रहण हो रहा है, तो इसको हम अंतराकोशिका पाचन कहते हैं। और इसमें कुछ सदस्य जैसे कि कुछ ऐसे सिलेंट्रेटा भी होते हैं जिनमें जो उनका कंकाल बना होता है वो किसका बना होगा, कैल्शियम कार्बोनेट से बना कंकाल पाया जाता है। बहुत सारे आप ऐसे सिलेंट्रेटा के बारे में भी पढ़ोगे, कुछ ऐसे सदस्य भी होंगे जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट का उनका कंकाल, बाह्य जो आकृति होती है, बाह्य जो परत होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। ठीक है, इनका शरीर देखो दो आकार, पॉलिप और मेडुसा से बना होता है। दो आकार बताए मैंने, एक पॉलिप होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, एक पॉलिप संरचना होती है और दूसरी क्या होती है, मेड्यूसा होती है। पॉलिप में कैसी संरचना होगी, अर्थात जिसका बेलनाकार शरीर होता है। जैसे आपने हाइड्रा बनाते हो तो हाइड्रा में आप बेलनाकार संरचना बनाते हो ना, ठीक है। और मेडुसा कैसी होती है, छत्राकार होती है, अर्थात ऐसे छाते की जैसी संरचना। जैसे आप ये देख सकते हो, ये जेलीफिश जैसी संरचना है ना, तो ये छत्राकार है, तो इसका मतलब ये कैसी है, ये आपका किस में आ जाएगा, मेडुसा में आ जाएगा। ये किसके अंतर्गत आ रहा है, मेडुसा के अंतर्गत आएगा। क्लियर हुई। तो पॉलिस कैसे होंगे, बेलनाकार होते हैं, इसके एग्जाम्पल में आपका हाइड्रा आ गया। और मेडुसा छतरी के आकार तथा कैसे होंगे, मुक्त पल्लवी होते हैं, और ये इसका एग्जाम्पल में ऑरेलिया, जिसे हमने जेलीफिश भी कहते हैं, ऑरेलिया क्या होगा, जेलीफिश होगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई है शरीर के आकार की। उसके बाद हमने देखा वे नाइडीरिया जिनमें दोनों पॉलिप और मेडुसा दोनों रूप में पाए जाते हैं, उनमें पीढ़ी एकांतर होता है, जैसे कि ओबेलिया। देखो ये जो ओबेलिया है ना, ये एक ऐसा सिलेंट्रेटा होता है। ओबेलिया जो होता है इसके जीवन चक्र में, ओबेलिया एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है, इसके जीवन चक्र में आपको दोनों ही संरचना देखने के लिए मिलती है। पॉलिप भी देखने के लिए मिलती है और मेड्यूसा भी देखने के लिए मिलती है ना। यानी कि इसमें क्या उपस्थित होता है, पीढ़ी एकांतरण आपको देखने के लिए मिलता है, पीढ़ी एकांतरण देखने के लिए मिलता है। अब देखो कैसे, ठीक है, जब ये ओबेलिया, जब ये इसकी छोटी संरचना होती है तो वो बेलनाकार होती है, यानी कि ये संरचना कैसी है, पॉलिप की संरचना है। ठीक है, फिर ये थोड़ा मध्य अवस्था यानी कि परिपक्व होगा तो ये किसका निर्माण करता है, एक मेडुसा संरचना का। ये मेडुसा में चेंज हो जाता है और इस मेडुसा में इसके नर संरचना मादा संरचना होगी, जो कि नर और मादा युग्मक का निर्माण करेगी। और वो जब नर और मादा युग्मक आपस में संलयित होंगे, फिर से यहाँ पर क्या हो जाती है, एक और यहाँ पर वापस से वो किसकी संरचना में परिवर्तित होता है, एक बेलनाकार संरचना में। तो इस तरीके से इसमें आपको पॉलिप और मेडुसा दोनों इसके जीवन में दोनों अवस्थाएं देखने के लिए मिलती है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि इनमें क्या होता है, मेटाजेनेसिस। ठीक है, इसको हम पीढ़ी एकांतरण कहते हैं, मेटाजेनेसिस इसमें उपस्थित आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक, उसके बाद देखो पॉलिप क्या करेगा। देखो अगर पॉलिप की हम बात करें, जो बेलनाकार संरचना की हमने बात करी है, वो अलैंगिक जनन के द्वारा मेडुसा उत्पन्न करता है और मेडुसा लैंगिक जनन के द्वारा पॉलिप उत्पन्न करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात करी है कि अगर इनमें क्या है, मैंने कहा ना ये क्या कर रहे हैं, लैंगिक जनन भी कर रहे हैं और अलैंगिक जनन भी कर रहे हैं। तो पॉलिप क्या करता है, जो पॉलिप होता है वो यहाँ पर
अलैंगिक जनन करता है। वो क्या करता है? अलैंगिक जनन करता है, ठीक है। और अलैंगिक जनन के पश्चात वो किसका निर्माण करेगा? आपके मेडूसा का निर्माण करता है, ठीक है। और जो भी मेडूसा संरचना होती है, जो भी मेडूसा यानी कि जो क्या है छत्राकार संरचना होती है, वो क्या करेगी? लैंगिक जनन की क्रिया करेगी, अपने युग्मकों का संलयन करेगी और फिर क्या करती है? पॉलिप का निर्माण करती है। तो इस तरीके से ये, ठीक है, ये इस तरीके से क्या कर रहे हैं? अपने जीवन यापन कर रहे हैं, अपने जीवन में संरचनाओं को चेंज कर रहे हैं। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, लैंगिक अलैंगिक दोनों जनन यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। फिर और हम देखते हैं अब इसके एग्जाम्पल के बारे में, ठीक है। जेलीफिश वगैरह हमने देख ली, हाइड्रा देख ली, लेकिन उसके अलावा भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बताए हैं, जैसे कि फाइसेलिया। फाइसेलिया है जिसे पुर्तगाली युद्ध मानव भी कहा जाता है। तो इसे को देखो, इसका जो डायग्राम आपको देखने के लिए मिल रहा है वो कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये क्या है? फाइसेलिया का आपको डायग्राम देखने के लिए मिल रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है एडमेसिया, जिसे हम समुद्री एनिमोन भी कहते हैं। तो उसका डायग्राम देखो कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। ये यहाँ पर इसकी संरचना, ये अगर आप देख रहे हो तो ये कैसी संरचना है? छत्राकार। इसको हम क्या कह रहे हैं? ये मेडूसा आकृति है ना। ये भी क्या आपको दिख रही है? ये भी आपको मेडूसा की तरह छत्राकार संरचना दिख रही है, ठीक है। फिर आगे चले, उसके बाद देखो और क्या एग्जाम्पल है। उसके आगे देखो गॉर्गोनिया की अगर आप बात करें तो ये भी एक तरीके से छाते जैसी संरचना दिख रही है, फैली हुई संरचना दिख रही है। ये भी क्या है? समुद्री व्यंजक भी इसको कहा जाता है, ठीक है। मेड्रीना की अगर आप बात कर रहे हो तो मेड्रीना भी आपको दिख रहा होगा। इसको हम देखो मेड्रीना को क्या कहते हैं? ब्रेन कोरल भी कहते हैं, यानी कि क्योंकि इस कोरल की यानी कि ये जो सिलेंट्रेटा होती है इसकी संरचना किसकी तरह है? आप देख रहे हो मानव मस्तिष्क को अगर आप देखते हो तो कुछ इस तरीके से संरचना नजर आती है। तो ठीक इसी तरीके से इसकी संरचना मानव मस्तिष्क की तरह दिखती है, इसलिए मेड्रीना को हम क्या कहते हैं? ब्रेन कोरल भी कहते हैं। क्लियर? फिर उसके बाद देखो, उसके बाद और क्या एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल में देखो ये तो बेलनाकार संरचना है ना। तो पेंट्यूला जो है ये समुद्री पिच भी इसको हम कहते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर आपके लिए डायग्राम रखा है ताकि आप इसको अच्छे से डायग्राम की सहायता से देखो और आपको पता हो, जब भी आप इधर उधर देखो तो आपको पता होना चाहिए कि सिलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत ये आते। तो क्लियर हो गया होगा आप सभी को सिलेंट्रेटा। एक बार आप सभी रिविजन करोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सिलेंट्रेटा की आपको शरीर के आकार दो प्रकार के हैं, पॉलिप और कौन सा? मेडूसा। पॉलिप जो होता है वो बेलनाकार होता है और मेडूसा छत्राकार होता है। ये बात ध्यान रखना है। बाकी सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, क्योंकि जब आप बड़ी क्लास में जाते हो तो आपको यही जो आपकी शरीर आकृति होती है ना सिलेंट्रेटा की, इसको बहुत ब्रीफ में पढ़ना होता है। तो इसलिए अभी से क्लियर रहेगा, थोड़ा सा छोटी सी बात, तो आगे भी वो बहुत अच्छे से काम आएगी, ठीक है। अब बात करते हैं ये जो आपको क्लास के पीडीएफ नोट्स मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे? ये हमारे आपको साइंस दीवाने विद्याकुल में मिलेंगे। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है सही वाले। इसके अलावा एक और हमारा यूट्यूब शॉर्ट्स नेम से चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ यहाँ पर हमारा एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अब हम आपको मिलेंगे अगले संघ के साथ। अगला संघ है आपका टिनोफोरा का। तो उससे पहले आपको पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ उसको अच्छी तरीके से रिवाइज कर लो। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।